दिस इज़ द पार्ट सेकंड ऑफ आवर डेंचर बेस्ड मटेरियल्स। अच्छा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफेक्ट्स एंड डेंचर्स। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, फर्स्ट जो डिफेक्ट है वो है पोरोसिटीज़। सो व्हाट इज़ पोरोसिटीज़? दे आर डिफेक्ट्स इन डेंचर बेसिस। ये मुख्तलिफ फॉर्म्स में हो सकते हैं। ये आपके पास कनकेविटीज़ के फॉर्म्स में भी हो सकती है, आपके सरफेस रफनेस के फॉर्म में भी हो सकती है, या आपके साथ परफोरेशन के फॉर्म्स में भी हो सकती है। तो इट इज़ डिफरेंट फॉर्म ऑफ पोरोसिटीज़। देखो, इसके टाइप्स जो है इससे अक्सर एमसीक्यूज पूछा जाता है। तो देखो, ग्रेनुलर पोरोसिटीज़, लॉस ऑफ मोनोमर ड्यूरिंग मिक्सिंग स्टेज कैन काज ग्रेनुलर पोरोसिटीज़। हमारे पास एक ग्रेन्यूल लाइक अपेयरेंस होगी जिसको हम ग्रेनुलर पोरोसिटीज़ कहेंगे। पोरोसिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्रेनुलर शेप। और एक किस चीज़ ही होगा जिसकी जो रीजंस है वो लॉस ऑफ मोनोमर से। देखो, अक्सर सिनेरियो बनाई जाती है जिसमें पूछा जाता है कि लॉस ऑफ मोनोमर हुआ है तो कौन से पोरोसिटीज़ बनेंगे। ग्रेनुलर भी दिया होगा, कंट्रैक्शन भी होगा, इसके अलावा और भी होंगे, लेकिन आपने याद रखना है कि जो लॉस ऑफ मोनोमर से जो पोरोसिटीज़ बनते हैं वो ग्रेनुलर पोरोसिटीज़ होते हैं। अच्छा, कंट्रैक्शन पोरोसिटीज़, आफ्टर प्लेसिंग डफ इन द मोल्ड प्रेशर इज अप्लाइड। यूज ऑफ इनसफिशिएंट डफ, फर्स्ट काज, और application of less pressure, second cause, can lead to porosities voids during curing. Voids are dispersed all along the mass of the denture base. This lead to contraction porosities. तो यहाँ पर तीन बातें हैं, एक insufficient dove है, एक less pressure है। तो दो रीजंस हो गए। ये क्या करेंगे? ये हमारे पास पोरोसिटीज क्रिएट करेंगे जो कि क्या होंगे, जो डिस्पर्स ऑल अलोंग द सरफेस। ग्रेनुलर हमारे पास लोकलाइज है, जो कंट्रैक्शन है हमारे पास ऑल ओवर द सरफेस डिस्पर्स होंगे। तो आपने याद रखना है कि वो पोरोसिटीज़ जो कि इनसफिशिएंट डफ से है या लेस प्रेशर से है और जो कंप्लीट सरफेस पर डिस्पर्स होंगे, स्प्रेड होंगे, उसको क्या कहेंगे? कंट्रैक्शन पोरोसिटीज़। अच्छा, gaseous porosities. On polymerization, there is exothermic reaction. This causes temperature of the resin to rise above 100 degrees C. If the temperature increase before the polymerization process is completed, gaseous monomer is formed. This causes gaseous porosities. Gaseous porosities can be avoided by raising the temperature in a slow and controlled fashion. देखो, ग्रेनुलर पोरोसिटीज़ में भी मोनोमर्स लॉस हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर न टेम्परेचर की बात है न मोनोमर्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स की बात है। यहाँ पर जस्ट मोनोमर्स लॉस होंगे, उसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं। तो लॉस ऑफ मोनोमर जस्ट सिंपल आ गया तो ग्रेनुलर पोरोसिटीज़ होगा। रीजन दिए गई है, अगर रीजन उसमें गैसेस ड्यू टू हाई टेम्परेचर है एंड सडन टेम्परेचर इंक्रीज है, और जो हमारे पास पॉलीमर्स है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स या गैसेस इवापोरेट हो रहे हैं, तो वो कौन सी होगी? गैसेस पोरोसिटीज़ होगी। तो गैसेस पोरोसिटीज़ और ग्रेनुलर पोरोसिटीज़ बोथ में मोनोमर्स लॉस हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मोनोमर्स की जो लॉसिंग की वजह है वो भी डिफरेंट है, और जो मोनोमर्स लॉस हो रहे हैं उसका नेचर भी डिफरेंट है। यहाँ पर गैसेस मोनोमर्स है, वेपराइज मोनोमर्स है। तो आपने इसको ग्रेनुलर पोरोसिटीज़ से कंफ्यूज नहीं करना। अच्छा, जो सेकंड हमारे पास डिफेक्ट है वो क्रेजिंग। देखो, आप देख लो, ये क्रेजिंग है जो ग्लास में आपने ऑब्जर्व किया होगा अपने डेली लाइफ में। ये भी एक डिफेक्ट है जो हमारे पास क्या होता है? डेंचर बेस में होता है। तो क्रेजिंग क्या है? क्रेजिंग सरफेस क्रैक, ये एक सीरीज ऑफ सरफेस क्रैक है। देखो, सीरीज हो रहा है ना, एक वो लोकलाइज नहीं है, ऑल ओवर सरफेस डिस्पर्स है। मे अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ एक्रिलिक डेंचर, या तो ग्लास एक्रिलिक डेंचर में भी हो सकते हैं। अच्छा, कॉजेज ऑफ क्रेजिंग्स, habit of frequent removing denture and allowing it to dry out, the constant cycle of water absorption followed by drying develop sufficient tensile stress to cause crazing. Very simple. Use of porcelain teeth may cause crazing around the teeth neck due to difference of coefficient of thermal expansion. देखो, आपने डेंचर वाले पिक्चर में देखा होगा, हमारे पास डेंचर बेस किस चीज़ से बना था? एक्रिलिक से बना था। उसमें जो टीथ थे वो एक्रिलिक से भी हमारे पास बनते हैं और पोर्सिलिन से भी बनते हैं। जो जहाँ पर पोर्सिलिन और एक्रिलिक का आप कह लें बॉर्डर है या टचिंग पॉइंट है या इंटरफेस है, तो वहाँ पर मसला पैदा क्रिएट हो सकता है ड्यू टू मिसमैच इन देयर नेचर। तो यही बात यहाँ पर हुई है। क्रेजिंग में अराइज ड्यूरिंग डेंचर रिपेयर व्हेन मिथाइल मेथिक्रिलेट मोनोमर्स contacts the cured region of the fragment being repaired. Very simple and easy. अच्छा, ये जो तीसरा डिफेक्ट है वो वार्पेज है। ये एक डिफेक्ट है, पोरोसिटीज हो गया, क्रेजिंग हो गया और वार्पेज अब आ रहा है। तो ये क्या है? डेंचर वार्पेज इज चेंज इन शेप और फिट ऑफ द डेंचर। वेरी सिंपल, डेंचर का जो फिट है या शेप चेंज हो गया,
तो इसको वार्पेज कहेंगे। अब काज वार्पेज क्या है? रिलीज ऑफ स्ट्रेसेस इन कॉर्पोरेशन इन डेंचर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। कॉज ऑफ स्ट्रेसेस आर क्यूरिंग श्रिंकेज और repeat cooling or packing of the acrylic in a rubber stage or improper deflasking. These are the different reason in development of internal stresses in the case of acrylic. इन जनरलाइज डेवलपमेंट, इन जनरलाइज फॉर्म जो स्ट्रेस डेवलप होते हैं वो मैंने पोलीमराइजेशन में डिटेल से पढ़े हैं, तो यहाँ पर मैं इतना इस पर दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास एक्रिलिक में किस फॉर्म में हमारे पास एक्रिलिक में इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, तो क्यूरिंग श्रिंकेज की वजह से, रैपिड कूलिंग की वजह से। अच्छा, पैकिंग ऑफ एक्रिलिक इन रबर स्टेज मींस लेट स्टेज। आइडियली हमें किस स्टेज में पुट करना है ये आपने बताना है, मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आपने पहले वाली वीडियो अच्छे तरीके से वॉच नहीं की है। तो कौन से स्टेज में हम पुट करते हैं? चलो बता देता हूँ, डफ स्टेज में हम पुट कर लेते हैं। राइजिंग टेम्परेचर वाइल पॉलिशिंग, देखो ये भी हमारे पास एक रीज़न है। देखो नो, अब ये क्या है? ये हमारे पास वार्पेज को मिनिमाइज करने के लिए अप्रोचेज है। इमर्जन ऑफ प्रोसेस डेंचर इन हॉट वाटर, रिक्यूरिंग ऑफ द डेंचर आफ्टर एडिशन ऑफ रिलाइनिंग मटेरियल, रिपीटेड वेटिंग एंड ड्राइंग काज ऑफ वार्पेज ऑफ डेंचर। देखो हमारे पास, मैं यहाँ पर मुझे एक मिस्टेक हो गया, मैंने कहा कि रीजन है, ये हमारे पास रीजन है वार्पेज के। पहले रीजन रिलीज ऑफ स्ट्रेसेस था, दूसरा है वो राइजिंग टेम्परेचर है, तीसरा है इमर्जन है, फोर्थ जो रीज़न है वो रिअकरिंग ऑफ डेंचर आफ्टर एडिशन ऑफ रिलाइनिंग मटेरियल। रिलाइनिंग मटेरियल हम डेंचर को रिलाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड रिपीटेड वेटिंग एंड ड्राइंग काज ऑफ वार्पेज, तो वहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो गई, तो सॉरी फॉर दिस। एंड दीज आर द रीजंस ऑफ एंड काजेज ऑफ वार्पेजेस, सॉरी फॉर मिसकंसेप्शन। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्रिलिक डेंचर बेस। देखो हमने आइडियल प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे, रिक्वायरमेंट पढ़े थे कि एक डेंचर बेस के लिए हमारे पास ये रिक्वायरमेंट होने चाहिए, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था कि एक्रिलिक के लिए कौन से प्रॉपर्टीज़ है। देखो क्या होने चाहिए और क्या है हमारे पास, व्हाट इज सपोज टू बी एंड व्हाट वी हैव, देयर इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंसेप्ट। एक्रिलिक में क्या है हम ये देख लेते हैं। मैं इस बात पर दोबारा आपको से डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमारे पास एक्रिलिक के रिक्वायरमेंट्स है जो कि एक डेंचर बेस है। आइडियल रिक्वायरमेंट्स क्या है वो हमने पहले वीडियो में वॉच की है, पार्ट फर्स्ट में। Physical properties. From the point of view of appearance, the acrylic denture-based material are adequate. It is super aesthetic in appearance due to pigment. Which pigment? You should know. Materials are available in variety of shades and opacities and can be veined and unveined. हमारे पास वेनिंग भी हो सकती है उसकी और अनवेंड भी हो सकती है। जो नाइलन फाइबर्स है उससे उसकी वेनिंग हो सकती है, ये एक फाइबर्स है। Value of glass transition temperature may vary from one product to another depending on average molecular weight and level of residual monomer. A typical value of heat curing material is 105 डिग्री C. एक आइडियल के लिए क्या होना चाहिए वो हमने आइडियल प्रॉपर्टीज में पढ़े थे। यहाँ क्या है 150 डिग्री C है, जो कि एक आइडियल के करीब है, आइडियल से भी अच्छे है। Glass transition temperature value of cool curing resins are generally lower than those of heat curing product. ये एक आपने याद रखना है। Thus, there is a great chance of these products suffering distortion in hot water. Use of hot water above 65 degrees C should be avoided for soaking dentures. Relief of internal stresses accompanied by distortion is minimized. Very simple. अच्छा, value of glass transition temperature may be reduced to 60 degrees C if large quantities of low molecular weight material or residual monomer are present. Acrylic resins have low value of specific gravity because they are composed of group of light atom. देखो इसका वेट जो लाइट है, आइडियल में क्या होना चाहिए, आइडियल में भी हमें लाइट आने चाहिए। तो इसके जो ऑलमोस्ट ऑल प्रॉपर्टीज़ है वो आइडियल के करीब ही है, लेकिन एक प्रॉपर्टी है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो कि इसकी बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। लाइटनेस ऑफ द रिजल्टिंग डेंचर इज बेनिफिशियल सिंस द ग्रेविटेशनल फोर्स कॉजिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर डेंचर आर मिनिमाइज्ड। डेंचर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम एक्रिलिक रेजिन्स आर रेडियोलोसेंट, एक आइडियल प्रॉपर्टी थी। आइडियल क्या होना चाहिए, रेडियो ओपेक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है रेडियोलोसेंट है, एक्सरे पर डिटेक्टेबल नहीं होता। बिकॉज कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर पुअर एक्सरे एब्जॉर्बर। इफ अ पेशेंट swallows or inhales a denture or its fragment, it is difficult to detect by simple radiographic technique. It is good thermal insulator. ये भी एक डिसएडवांटेज है क्योंकि ये एक हाईली थर्मल इंसुलेटर है जो कि हमारे पास नॉर्मल सेंसेस को इफेक्ट करता है, तो इट इज़ नॉट अ बेनिफिट। दिस इज देखो यहाँ पर आया है,
This is disadvantageous because the denture base is denied normal thermal stimuli which help to maintain the mucosa in healthy condition. In addition, patient may partially lose the protective reflex response to heat and cold stimulus. तो ये दोनों रीजन आपको यानी चाहिए. देखो हमारे पास अगेन मैं इस बात पर आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि दो जो कुछ प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट आइडियल के बराबर है, लेकिन एक रेडुलेंसी ऐसी प्रॉपर्टी है और एक हमारे पास थर्मल प्रॉपर्टीज ऐसे है जो कि एक्रिलिक को एक आइडियल मटेरियल सपोज नहीं करती. अच्छा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या है? कंपेयर विद एलॉय सच एज कॉपर, कोबाल्ट, क्रोमियम एंड स्टेनलेस स्टील, एक्रिलिक रेजिन्स आर क्लासिफाइड एज सॉफ्ट, वीक एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल. इन कंपेरिजन टू विच दीज एलॉयज, अगर आप इंडिविजुअली इस एक्रिलिक को देखो तो दे आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल, लेकिन इसके कंपेरिजन में करोगे तो इसके कंपेरिजन में तो ये सॉफ्ट ही है. प्रोवाइडिंग द डेंचर बेस इज कंस्ट्रक्टेड इन सफिशिएंट थिकनेस, हाउएवर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी इज इडिक्वेट है, लेकिन इसके मुकाबले में वो कहते हैं कुछ भी नहीं है. If thickness is increased, it reduces chance of fracture, but the thicker base is more difficult for a patient to tolerate and will further increase the degree of thermal insulation. देखो इसकी वीक, इनकेस ये वीक है, अगर हम थिन सेक्शन यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास वीक होगा. थिक यूज़ करेंगे तो क्या होगा? नॉर्मल इंसुलेशन लॉस होगी, नॉर्मल स्टिमुलस लॉस होगी, हाई लेवल ऑफ इंसुलेशन प्रोवाइड होगी, और इसके अलावा जो रिटेंशन है वो माउथ में फिर करेक्टली फिट नहीं होगा. तो ये एक आप कह लें कि एक हेडेक है जो कि हमें डील करना है. ट्रांसफर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ की बात हो रही है, इज सफिशिएंट टू रेजिस्ट फ्रैक्चर काज्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ हाई मिस्टिकेटरी लोड, ऑलमोस्ट आइडियल प्रॉपर्टी. फ्रैक्चर ऑफ डेंचर अकर एज अ रिजल्ट ऑफ फिटिंग में भी आपको डेंचर के साथ रिलेट किया था. If a patient wearing an ill-fitting or badly designed denture which flexes with each masticatory load, flexes means bending or distortion, अब भी कह सकते हैं, deformation भी कह सकते हैं. अच्छा, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ क्या है? इसकी डिफिनीशन वहाँ पर हमने पढ़ा है. अब डेंचर बेस के साथ इसको रिलेट करेंगे. एक्रिलिक रेजिन आल्सो हैज पुअर इम्पैक्ट स्ट्रेंथ. जब गिर जाता है तो फिर टूटने के चांसेस है. इम्पैक्ट स्ट्रेंथ क्या है? जब सडनली एक स्ट्रेंथ हमारे पास सडनली एक फोर्स अप्लाई हो जाए तो उसको इम्पैक्ट स्ट्रेस कहेंगे. और एक बॉडी कितना इम्पैक्ट स्ट्रेस को आप कह रहे हैं कि बियर कर सकती है, टॉलरेट कर सकती है, तो क्या है? इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है. एंड इफ द डेंचर इज ड्रॉप्ड ऑनटू अ हार्ड सरफेस देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रैक्चर अकरिंग. इम्पैक्ट स्ट्रेंथ डिक्रीज इफ द मटेरियल इज pre-notched to accommodate notch like anatomical structure such as labial frenum. ये बात मैंने कही थी. अच्छा, hardness and wear resistance. Acrylic resins are a material having low hardness. They can easily be scratched and abraded. Very simple. अच्छा, एक एब्रेजन रेजिस्टेंस था, एक स्क्रैचिंग था. एक एब्रेजन रेजिस्टेंस था, एक स्क्रैचिंग रेजिस्टेंस था. तो आपको हार्डनेस और एब्रेजन रेजिस्टेंस में मैंने पढ़े हैं. अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज. वाटर एब्जॉर्प्शन. Acrylic resins absorb water and expands. Which phenomena? Imbibations, like imbibation, but not imbibition. Hygroscopic expansion in the case of hydrocolloids. This partially compensates for its processing shrinkage. Very beneficial effect. Loss or gain of water in the surface layer may occur quite rapidly, which contribute towards surface grazing. Very easy concept. Due to water absorption, certain microorganisms colonize on the fitting surface of the acrylic denture. Which microorganism? Candida species, which is fungi in nature. Candidiasis can also occur. Vibrio cholera can also accommodate. Frequent cleansing coupled with the practice of soaking denture overnight is normally sufficient to prevent the growth of these unwanted organisms. It's very simple and easy. अच्छा, पोलीमराइजेशन श्रिंकेज मैंने डिटेल से पढ़ा है ड्यूरिंग फेस चेंज इन पोलीमराइजेशन चैप्टर. तो आपने अगर पोलीमराइजेशन वाली वीडियो वॉच नहीं की तो मैं कहूँगा ये वीडियो वॉच करने की कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो सारे प्रॉपर्टीज पोलीमराइजेशन वाले में भी है. तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियोस को आप सीक्वेंस में फॉलो करें. एक्रिलिक रेजिन श्रिंक ड्यूरिंग प्रोसेस ड्यू टू पोलीमराइजेशन श्रिंकेज एंड थर्मल श्रिंकेज एंड कूलिंग. Biologically small number of patients are allergic to acrylic resins and particular to monomer. देखो हमारे पास अगर एक्रिलिक में अगर इन केस बायोकम्पेटिबिलिटी नहीं है, उसकी कम है, या कॉम्प्लिकेशन एराइज होंगे तो किस चीज़ से एराइज होंगे, ये भी अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है कि विच कंपोनेंट ऑफ एक्रिलिक आर नॉट आइडियल बायोकम्पेटेबल, आर नॉट आइडियली इन बायोकम्पेटेबल मटीरियल. वो इरिटेंट है हमारे पास. तो इरिटेंट कौन सा है? मोनोमर्स में हमारे पास जो मिथाइल मिथिक रिलेट है वो आपके साथ इरिटेशंस और कॉम्प्लिकेशंस काज कर सकता है. अच्छा, मॉडिफाइड एक्रिलिक मटेरियल. देखो एक्रिलिक में आपने कुछ डिफेक्ट्स देख लिए. कौन से डिफेक्ट्स थे आपको अब पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया है.
तो आपको पता होना चाहिए। अब उसको हम कम भी कर सकते हैं, मिनिमाइज भी कर सकते हैं बाय द प्रोसीजर कॉल्ड मॉडिफिकेशन। सम प्रोडक्ट हैव बीन डेवलप्ड टू इंप्रूव इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, फैटिग रेजिस्टेंस एंड रेडियो ओपेसिटी। रेडियो ओपेसिटी को हम किस चीज़ से इंप्रूव करेंगे, फैटिग रेजिस्टेंस को किस चीज़ से इंप्रूव करेंगे और इम्पैक्ट स्ट्रेंथ को किस चीज़ से इंप्रूव करेंगे। ये तीनों MCQ के क्वेश्चन है और MCQ के क्वेश्चन है कि आप चाहते हो कि रेडियो ओपेसिटी इंप्रूव हो तो किस चीज़ से करेंगे, फैटिग रेजिस्टेंस को किस चीज़ से और इम्पैक्ट स्ट्रेंथ को किस चीज़ से इंप्रूव करेंगे। तो देखो, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ एक्रिलिक पॉलीमर कैन बी इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ इलास्टोमर्स। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ इलास्टोमर ने इसकी जिम्मेदारी ले ली। और एक्रिलिक इलास्टोमेरिक कोपोलीमर। फैटिग रेजिस्टेंस इंप्रूव्ड बाय कार्बन इंसर्ट्स। हो गया। अच्छा, ओपेसिटी के लिए हम ऐड करते हैं साल्ट्स, हेवी साल्ट्स हम ऐड करते हैं। तो आपको ये तीनों बातें याद आनी चाहिए। सो दैट्स ऑल। मुझे उम्मीद है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। इफ डू सो काइंडली गिव मी अ फेवर, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। एंड इफ यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम these videos, please appreciate my efforts and motivate me to make more videos just like this. अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले वीडियो से स्टार्ट कर ले और आखिरी वीडियो तक सीक्वेंस में आ जाए। और मैं इस दावे के साथ फिर कहता हूँ कि आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं होगी, आपको फिर और डेंटल मटेरियल की वीडियो वॉच करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एक पॉइंट को भी मिस करने नहीं वाला। इन केस कोई पॉइंट मिस हो जाए तो आप कमेंट्स में बताने में कोशिश करूँगा कि आपको सबको रिप्लाई दे सकूँ। तो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।